इंडिया से जाएगा चाबहार पोर्ट। ये देखिए ग्वादर पोर्ट को कैसे ऑफसेट करने के लिए चाबहार पोर्ट को बनाया गया था। और फिर उसके बाद ये यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पे जरंज, और जरंज से डेलाराम जरंज हाईवे है ये, और ऐसे काबुल। तो ऐसे अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए इसको रखा गया था और इसे ट्राइलेटरल एग्रीमेंट को साइन किया गया था। वेस्ट एशिया में अगर हम देखें तो I2U2 और IMEC ये तो ठंडे बस्ते में पड़ गए हैं। बेसिकली ये एक तरह से अभी गॉन केस है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता इन द लाइट ऑफ द गाज़ा वॉर। तो गाज़ा वॉर चल रहा है, तो ये जो इंडिया, इजराइल और UAE US इनकी एक ग्रुपिंग है साथ में काम करने की। तो UAE कैसे काम कर लेगा इजराइल के साथ जब इजराइल गाज़ा में इस तरह से एक नरसंहार चल रहा है। इंडिया से चाबहार, बंदर अब्बास ये है, और यहाँ पे चाबहार से फिर आप चाहेंगे ईरान से, आप यहाँ पे 2016 में ट्राइलेटरल हुआ था, तो वहाँ पे तो अफ़गानिस्तान जाने की बात हुई थी। ट्राइलेटरल एग्रीमेंट थी वो इंडिया, ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच में। और ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, तो यहाँ पे इंडिया, ईरान और रशिया के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग बनी थी और ये 2000 में हुई थी। बेसिकली इससे यही होगा जो मैंने आपको बताया कि जो कॉस्ट्स हैं इंडिया की ट्रांसपोर्टेशन फॉर डूइंग बिजनेस विद रशिया, वो 56% से नीचे आ जाएगी। कि जो इकोनॉमी है ईरान की, इसको डाइवर्सिफाई भी तो करना है। क्या सिर्फ ऑयल ही बेचेगा ईरान? चाइना को क्या चाहिए? चाइना को चाहिए सिर्फ ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स ईरान से। तो बाकी चीज़ें भी तो ईरान बेचेगा। मान लीजिए ऑयल अगर ख़त्म हो जाता है तो हमेशा क्या ऑयल ही बेचता रहेगा? तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंडिया इज़ इम्पॉर्टेंट। इंडिया कभी भी बैकआउट कर जाता है, कभी भी धोखा देता है। इंडिया इज़ नॉट रिलायबल। तो वो चाइना पे रिलाई कर रहा है। और चाइना पे क्यों रिलाई कर रहा है? क्योंकि चाइना ने, हमने भी देखा कि $400 बिलियन इन्वेस्ट करने की घोषणा करी है, और वो कर रहे हैं पेट्रोकेमिकल सेक्टर में। चाबहार से फिर आप चाहेंगे ईरान से, आप यहाँ पे 2016 में ट्राइलेटरल हुआ था, तो वहाँ पे तो अफ़गानिस्तान जाने की बात हुई थी। ट्राइलेटरल एग्रीमेंट थी वो इंडिया, ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच में। और ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, तो यहाँ पे इंडिया, ईरान और रशिया के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग बनी थी और ये 2000 में हुई थी। ये देखिए ग्वादर पोर्ट को कैसे ऑफसेट करने के लिए चाबहार पोर्ट को बनाया गया था। और फिर उसके बाद ये यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पे जरंज, और जरंज से डेलाराम जरंज हाईवे है ये, और ऐसे काबुल। तो ऐसे अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए इसको रखा गया था और इसे ट्राइलेटरल एग्रीमेंट को साइन किया गया था। जब 2000 आता है तो इंडिया और ईरान, उनके बीच के जो रिश्ते हैं वो एक नई तस्वीर ले लेते हैं, नया एक रुख उनका होता है। और उसका जो कारण है वो यही है कि जो एक चेंज ऑफ, शिफ्ट ऑफ गियर्स हमने देखा यहाँ पे। और वो इस कारण से देखा कि पाकिस्तान तालिबान को खड़ा कर चुका था यहाँ पे अफ़गानिस्तान में। USSR की जो फोर्सेस थी उन्होंने पुल बैक कर लिया था। अब वो छोड़ चुके थे USSR को, और USSR बहुत कमज़ोर भी हो गया था। इसके बाद हमने देखा जब 1991 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन भी हो गया था। तो ये जियोपॉलिटिकल सिनेरियो है, जियोपॉलिटिकल हम कहेंगे कि लैंडस्केप है, उसमें एक बहुत बड़ी तब्दीली आ गई थी। और इंडिया को अपना जो रुख है उसको भी उसी के हिसाब से, एज़ पर द एग्जिस्टिंग contemporary challenges and scenario and the requirements of time, India was constrained to shift its stance, to switch its policy. पहले जहां हम देखते थे कि अभी तक इंडिया USSR के प्रति अपना झुकाव रखता था, एक प्रो USSR पॉलिसी रखता था, लेकिन अब जब USSR रहा ही नहीं है और रशिया उसका सक्सेसर स्टेट बना है, और रशिया जो है वो अपनी डेवलपमेंट के पाथ में प्रायोरिटी दे रहा है US के स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स को, और US के पीछे पीछे वो उसका अनुसरण करने को तैयार है। तो ऐसे में अब इंडिया को नए पार्टनर्स की तलाश थी, और इंडिया को जो चेंज्ड इक्वेशंस हैं, चेंज्ड डायनामिक्स हैं, उसमें अपने आप को ढालने की भी उसे ज़रूरत थी। तो यहाँ पे इंडिया के ईरान के साथ जो रिश्ते हैं वो किस तरह से अपना एक मिजाज है वो बदलते हैं, वो हमें देखने को मिलेगा। तो उसको हम देखते हैं 2000 से। अब हम शुरू करते हैं कि 2000 से फिर क्या होता है। तो क्योंकि
जो 91 से लेके 2000 तक का दौर है उसमें तो यही था कि हमने देखा कि नॉर्दर्न अलायंस थी, और नॉर्दर्न अलायंस में ईरान और इंडिया ने कोऑपरेट करना शुरू कर दिया था और साथ में तालिबान के अगेंस्ट वो काम कर रहे थे। तो ये चीज़ थी। अब शुरू करते हैं इस चीज़ को जो कि 2000 में शुरू हुई थी। तो 2000 के लिए हम अपना नया पेज लेते हैं। 2000 देखिए, 2000 में रशिया में भी कुछ हुआ था। हमें पता है कि 1991 में कोल्ड वॉर ख़त्म हो गया था। और जब कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके परिणाम स्वरूप हमने ये देखा कि यहाँ पे ईरान, इंडिया प्लस ईरान ये साथ आ गए थे अगेंस्ट वर्सेस तालिबान। तालिबान को बैकिंग किसकी थी? पाकिस्तान, यूएसए। और इंडिया और ईरान किसको सपोर्ट कर रहे थे? नॉर्दर्न अलायंस को इन अफगानिस्तान। अब 2000 में हमें कुछ देखने को मिलता है कि जो रशिया था इसमें एक नए नेता का उदय होता है। नया यहाँ पे लीडर आता है, व्लादिमीर पुतिन। और जो पुतिन है ये कर देते हैं ऑयल की नेशनलाइजेशन। फिर वही काम कर दिया ना इन्होंने जो 1950 में हमने देखा था कि ईरान ने किया था, और उसके बाद वहाँ पे कूप हुआ था। मतलब यूएसए के कोप का शिकार होना पड़ गया था ईरान के पीएम को, मोसादेक को। तो वैसे ही यहाँ पे फिर पुतिन ने नाराज़ कर दिया एक तरह से यूएसए को, आंख दिखाना शुरू कर दिया। ये वो दौर था, और पुतिन का दौर अब चल ही रहा है तब से लेके अब तक 25 साल हो गए हैं। तो 25 साल से पुतिन को हम देख रहे हैं किस तरह से पुतिन के आने के बाद से एक बार फिर से रशिया को ग्रेट बनाने की बात चल रही है। जैसे अभी हम कह रहे थे कि भाई ट्रंप कह रहे हैं मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, मोदी जी कह रहे हैं मेकिंग इंडिया ग्रेट अगेन, मेलोनी वाइट हाउस में जाके कह रही है मेक इटली ग्रेट अगेन, और फिर उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं आई वॉन्ट टू सी ईरान ग्रेट एज अ ग्रेट नेशन, बट आई डोंट वॉन्ट टू it to acquire nuclear weapons. I don't want Iran to acquire nuclear weapons. Nuclear weapons के खिलाफ वैसे ईरान ग्रेट बन जाए। मतलब कैसे बातों से फुसला रहे हैं, लॉलीपॉप दे रहे हैं ग्रेट बनाने का। खैर, तो ये 2000 में क्या हुआ कि इंडिया और रशिया और ईरान इनके बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बनी, और वो अंडरस्टैंडिंग बनी नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को लेके। या आज जो हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करते हैं, ये 2000 में इसकी परिकल्पना हुई थी। और इसको आप यहाँ देख सकते हैं, ये जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो यहाँ पे इंडिया से चाबहार, बंदर अब्बास ये है, और यहाँ पे चाबहार से फिर आप चाहेंगे ईरान से आप यहाँ पे 2016 में ट्राइलेटरल हुआ था, तो वहाँ पे तो अफ़गानिस्तान जाने की बात हुई थी। ट्राइलेटरल एग्रीमेंट थी वो इंडिया, ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच में। और ये जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, तो यहाँ पे इंडिया, ईरान और रशिया के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग बनी थी, और ये 2000 में हुई थी। बेसिकली इससे यही होगा जो मैंने आपको बताया कि जो कॉस्ट्स हैं इंडिया की ट्रांसपोर्टेशन फॉर डूइंग बिजनेस विद रशिया, वो 56% से नीचे आ जाएगी। अब
वापस अपने नोट्स पे आते हैं। तो ये वाली चीज़ हुई। इसके बाद 2001 में हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी visited Iran. Now this is the start of normalization of our relations with Iran. ये आप देख रहे हैं कि इसके बाद से 1989 के बाद से हमारे रिलेशंस जो हैं वो सुधरते गए, एक तरह से कोऑपरेशन की दिशा में हम लोग आगे बढ़ते गए। ये कोल्ड वॉर ख़त्म हो, ये वाइट रेवोल्यूशन जब तक था तब तक तो हमें पता है कि भी वो हमारे अपोजिट साइड में खड़े थे। वो कैपिटलिस्ट यूएस के ब्लॉक में थे और पाकिस्तान का सपोर्ट करता था ईरान शाह के अंडर। लेकिन उसके बाद जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया तब भी हमने देखा कि हम इराक के साथ हैं, तो इसलिए हम ईरान के साथ नहीं थे। लेकिन उसके बाद फिर हमने जब यहाँ पे 1989 में देखा कि 1989 में इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट टू सपोर्ट नॉर्दर्न अलायंस, तो नॉर्दर्न अलायंस को सपोर्ट करने के लिए इंडिया और ईरान साथ में आए। और उसके बाद फिर 2000 में हमने देखा कि किस तरह से साथ में आए हैं। तो इस तरह से सारा ये चलता रहा। एक बात यहाँ पे मैं और आपको बताना चाहता हूँ कि जस्ट फॉर रेफरेंस पर्पस कि जो ये हमने डिस्कस किया था वॉर था, तो इसमें जो इराक और सीरिया थे, इराक और सीरिया ये बाथिस्ट पार्टी के थे, सपोर्टर्स ऑफ रशिया। और ये इसराइल तो आपको पता ही है कि ये यूएस का है ज़्यादा, तो जस्ट फॉर दैट सेक मैंने ये चीज़ आपसे शेयर करी है। इसके बाद 2003 में कुछ हुआ और उससे पहले 2002 में कुछ हुआ। जैसे 2001 में प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी ईरान गए और 2003 में ईरान के जो प्रेसिडेंट हैं वो इंडिया आए थे, ये हो गया। लेकिन 2002 में कुछ हुआ था और बहुत डिस्टर्बिंग सी एक वो चीज़ थी। बेसिकली उसका बहुत असर पड़ा था इंडिया ईरान रिलेशंस के ऊपर नेगेटिव। क्या था कि सम अनडिस्क्लोज्ड न्यूक्लियर फैसिलिटी केम टू लाइट इन ईरान। ईरान की ऐसी एक न्यूक्लियर फैसिलिटी जिसके बारे में किसी को नहीं पता था, उसके बारे में पता चला यूएस को और इज़राइल को। भाई इज़राइल की मोसाद है, सीआईए है यूएसए की, वो लगे हुए हैं अपने। हमें पता है कि वो कैसे कैसे ईरान के जो लीडर्स हैं उनको मरवाने का काम करती है इज़राइल। हमें एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो अभी 2024 में ही हमने देखा था कि इन्होंने इनके प्रेसिडेंट को ही मरवा दिया था। ऐसा लगता है कि इज़राइल का उसमें हाथ है। लेबनान का हमें पता है कि पेजर बॉम्ब कैसे लेबनान में हिजबुल्ला के लीडर्स के वहाँ पे हुआ था। फिर इज़राइल में 2024 में इज़राइल ने जैसे कहते हैं कि एलिजिडली कि उसमें इज़राइल का हाथ है, लेकिन ठीक है इसमें यह है कि ईरान के प्रेसिडेंट की हेलीकॉप्टर क्रैश में इब्राहिम रईसी की डेथ हो गई थी। और 2020 में हमें पता है कि जो कुड्स के जो कमांडर थे सुलेमानी, उनको तो खैर मरवाया ही था इज़राइल ने। और वो जो उन्होंने मरवाया था वो उन्होंने इराक के बगदाद में उनकी हत्या करवाई थी। वो कुड्स फोर्सेस के चीफ थे। कुड्स का मैंने आपको बता ही दिया है कि वो IRGC इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स जो हैं उसकी एक 1 of the 5 विंग्स है। CIA की तरह ही है, इंटेलिजेंस में काम करती है, कोवर्ट ऑपरेशंस में काम करती है। और बेसिकली ये सपोर्ट करते हैं ईरान के प्रॉक्सीज़ को। प्रॉक्सीज़ मैंने आपको बताया कौन कौन से हैं। ज़रा से उन प्रॉक्सीज़ को मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। जस्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रॉक्सीज़ का नाम, या इसको हम जस्ट अ मिनट। अब
जब 2003 में ये चीज़ हुई, 2003 नहीं 2002 में, इसकी अनडिस्क्लोज्ड न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के बारे में पता चला यूएस और इसराइल को, तो फिर इन्होंने जो यूएन वॉचडॉग है, न्यूक्लियर वॉचडॉग IAEA, उसने एक डिमांड रखी। उसने कहा कि भाई हमें फुल एक्सेस चाहिए आपकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ का, ताकि हम उसका इंस्पेक्शन कर सकें। लेकिन ईरान ने इससे मना कर दिया। ईरान ने कहा कि नहीं, हम नहीं देंगे आपको कोई एक्सेस इंस्पेक्शन, हमारी सॉवरेंटी, हमारी ऑटोनॉमी है, तो मना कर दिया। इस तरह से हुआ। फिर 2003 में हमें पता ही है कि ईरान के जो लीडर हैं, प्रेसिडेंट, वो इंडिया आए थे। दो 2004 में कुछ हुआ था और दैट वाज अ डिफाइनिंग मोमेंट। उसके कारण 2005 में कुछ हुआ और उसके कारण फिर 2008 के बाद 2009 में कुछ हुआ और 2010 में भी फिर कुछ हुआ। दरअसल 2004 में इंडिया और यूएस, इनके बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ये साइन हो गई थी। ये हम इंडिया यूएस रिलेशंस को जब देखेंगे, वो आप रेफ़र कर सकते हैं हमारे इंडिया यूएस रिलेशन के नोट्स को, तो वहाँ पे आप देखेंगे कि इंडिया साइंड द नेक्स्ट स्टेप्स इन, दे एंटर्ड इनटू द नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रिलेशनशिप, जिसमें कि इंडिया को एक नाटो एलाई लाइक स्टेटस दिया जाएगा, इस तरह का था। और मेजर नॉन नाटो एलाई हम कहेंगे, उस तरह का था। और इसमें जो नेक्स्ट स्टेप्स इन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, इसमें इंडिया के साथ यूएसए कोऑपरेट करेगा इम्पॉर्टेंट एरियाज़ में, जैसे कि मिसाइल टेक्नोलॉजी, फिर उसके बाद सैटेलाइट्स, हाई टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट्स कह रहा हूँ मैं, स्पेस नॉट सैटेलाइट, स्पेस, मिसाइल, स्पेस, हाई टेक्नोलॉजी और न्यूक्लियर कोऑपरेशन, सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन। तो ये सारी चीज़ें थी जब इंडिया को यूएस से ये सब मिल रहा है, क्योंकि इंडिया की न्यूक्लियर आइसोलेशन समाप्त होने को हो रही है। और 2008 में न्यूक्लियर डील सील भी हो गई थी इंडिया की यूएस के साथ, सिविलियन। तो अब दिस वॉज नॉट फ्री, देयर इज़ नो फ्री लंच। इंडिया को इसके बदले में कुछ देना भी होगा ईरान को, यूएसए को। अब यूएसए को क्या देना है वो हमें यहाँ पे देखना है कि 2005 में इंडिया के ऊपर ये दबाव डाला गया कि वो ईरान के अगेंस्ट वोट करे। अब इंडिया ने यूएसए के दबाव में आके इस सब को देख के कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में कोऑपरेशन मिल रही है, एक तरफ इंडिया को इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो इंडिया का था वो रोकने के लिए धमकी दे रहा था यूएसए, और यहाँ पे अब वो 95 की ये बात है। लेकिन उसके बाद हमने देखा कि 8-9 साल के भीतर ही वो कह रहे मिसाइल टेक्नोलॉजी में कोऑपरेट करने को तैयार हैं। सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन, जहाँ पे सैंक्शंस लग रहे थे इंडिया के ऊपर 1998 के पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो हुआ था प्रधानमंत्री वाजपेयी जी के कार्यकाल के दौरान, तो जब वहाँ पे इंडिया पे सैंक्शंस लग रहे थे, और हम उस 1998 के 6 साल बाद ही देख रहे हैं कि 2004 में इंडिया के साथ सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन करने को तैयार है यूएस से, विदाउट द नीड फॉर साइनिंग द एनपीटी। इंडिया को एक इंडिया स्पेसिफिक एनएसजी वेवर मिल रहा था कि न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप का वो मेंबर बनाया जाएगा इंडिया को, और उसमें वो बिना एनपीटी साइन करे ही मेंबर बन जाएगा, क्योंकि इंडिया ने कहा था एनपीटी तो साइन करेगा नहीं। तो ये सब इतनी कंसेशंस इंडिया को मिल रही हैं, तो उसे वो दबाव उसके लिए बहुत भारी था और इंडिया उसको रेजिस्ट नहीं कर पाया, और इसीलिए इंडिया वोटेड अगेंस्ट ईरान। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इंडिया वोटेड अगेंस्ट ईरान एट IAEA because of nuclear weapons component।
ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम। ठीक है, अब 2008 में इंडिया की सिविलियन न्यूक्लियर डील हो गई थी, लेकिन 2008 में एक चीज़ और हुई थी कि अहमदीनेजाद जो कि प्रेसिडेंट थे ईरान के उस समय, ही विजिटेड इंडिया। इसी समय ये भी हुआ था कि जो फरजाद बी गैस फील्ड हैं ये भी डिस्कवर हो गए थे इंडिया के द्वारा ईरान के लिए। तो अब यहाँ पे ये पॉजिटिव कुछ चीज़ें हुई, तो इसके कारण इंडिया ने एक स्टेटमेंट दी और इंडिया ने ये कहा कि इट विल नॉट कम अंडर यूएस प्रेशर, यूएस के प्रेशर में नहीं आएगा इंडिया। ये चीज़ थी। और इसने ये भी कहा कि इंडिया ने ये कहा कि क्योंकि ईरान ने एनपीटी साइन कर रखा है, आप याद करिए एनपीटी 68 में जब आया था तो ईरान ने साइन कर लिया था, क्योंकि ईरान जो है वो उसकी हाँ में हाँ मिलाएगा यूएसए की, तो शाह की रिजीम चल रही थी तो 1968 के एनपीटी को साइन कर लिया था ईरान ने। तो कह रहे हैं इसलिए ईरान को कोऑपरेशन मिलनी चाहिए, सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन मिलनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी जो इंडिया ने दी थी 2008 में। लेकिन फिर 2009 में हमने देखा कि इंडिया ने फिर से वोट कर दिया अगेंस्ट ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। फिर 2010 में इंडिया ने ईरान को प्रेज करा। अब आप समझिए कौन सा समय है, ये वो समय है जब बराक ओबामा इंडिया में भी आए थे और सिविलियन न्यूक्लियर डील पूरी तरह से सील हो गई थी, साइन हो गई थी, इंडिया की न्यूक्लियर आइसोलेशन ख़त्म हो गई थी। तो एक तरह से इंडिया का तो काम हो गया था, इंडिया का जो चाहिए था वो दे दिया था यूएसए ने। तो अब इंडिया थोड़ा सा अपना दिखा सकता है अपने नेशनल इंटरेस्ट को साधने के लिए। तो इंडिया ने तब यहाँ पे अपने नेशनल इंटरेस्ट को साधते हुए यहाँ पे ईरान की प्रेज़ कर दी, ईरान की प्रेज़ कर दी। तो जवाब में फिर यूएसए ने यहाँ पे कहा कि इंडिया यूएस do not share common views as far as Iran is concerned, ये चीज़ बोली। और इसके बाद हमने फिर ये भी देखा कि 2010 में ही इज़राइल ने यूएसए के साथ मिलके ईरान के ऊपर एक साइबर अटैक किया। वायरस का नाम था स्टक्सनेट। और इसके तहत हुआ क्या था कि बेसिकली जो सेंट्रीफ्यूज थे जहाँ पे यूरेनियम एनरिचमेंट होती है, यूरेनियम रिएक्टर्स के, उनके प्रोग्रामिंग
कि मेल फंक्शनिंग हो गई। और मेल फंक्शनिंग होगी तो उससे सारा का सारा ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो बेसिकली ये हमने देखा था, इस तरह से हुआ था। अब हम आगे बढ़ते हैं, 2015 आता है। 2015 में चाबहार को लेके पहली बार MOU साइन होता है। और जो ये MOU होता है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, उसके कारण ये हुआ था। हम उस डेवलपमेंट को देखते हैं। दरअसल क्या है कि 2015 में एक P6+1 मैकेनिज़्म, इसके बारे में हमने अपने जो अभी करंट ईरान और US के बीच में चल रही है न्यूक्लियर टॉक्स, उसमें डिस्कस किया है। तो P6+1 मैकेनिज़्म यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये एक स्टार्ट हुआ और ये 2015 में स्टार्ट हो गया था। इसमें एग्रीमेंट हुई थी जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन में कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं उनको हटा दिया जाएगा, सैंक्शंस नहीं रहेंगे ईरान के ऊपर। बदले में ईरान क्या करेगा? ईरान, 3 बातें थी जो ईरान को माननी थी। पहली ये कि जो यूरेनियम की एनरिचमेंट है उसको 3.67% से ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा, इतनी लिमिट उसकी सेट हो गई। उसने कहा ठीक है। दूसरा, कहा कि भाई यूरेनियम की क्वांटिटी 300 kg की लिमिट वो सेट हो गई, लो एनरिच्ड यूरेनियम। और तीसरा, जो इसकी न्यूक्लियर फैसिलिटी है उसको ओपन कर दिया जाएगा IAEA इंस्पेक्शन के लिए। तो ये सारी चीज़ें हो गई थी 2015 में। और इंडिया ने जो वोट किया था ईरान के अगेंस्ट, वो इसीलिए किया था कि भाई इंडिया कहता है भाई सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन होनी चाहिए ईरान के साथ, लेकिन ईरान का जो ये न्यूक्लियर वेपन्स जो है वो नहीं आने चाहिए ईरान के पास, क्योंकि फिर वो ये कहते हैं कि भाई ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन आएंगे तो फिर सऊदी अरेबिया कहेगा मुझे भी न्यूक्लियर वेपन चाहिए, इजराइल भी कहेगा, टर्की भी कहेगा, और बाकी के जो देश हैं पूरा एक डिसबैलेंस आ जाएगा मिडिल ईस्ट में, वेस्ट एशिया में। तो ये चीज़ है। और जो P6+1 है, ये आपको पता ही है कि कौन है ये UNSC के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, प्लस जर्मनी है, ये P6 है, और एक ईरान है 1, इस तरह से। तो इसी से उत्साहित होके हम कह सकते हैं कि 2015 में इंडिया ने चाबहार MOU इनिशिएट करा। फिर 2016 में मोदी जी वेंट टू ईरान और एक जॉइंट स्टेटमेंट यहाँ पे साइन की गई, जिसका नाम था सिविलाइजेशनल कनेक्ट कंटेम्प्रेरी कंटेक्स्ट, इस तरह से। और एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन हुई इंडिया, ईरान और अफ़गानिस्तान के बीच में, जिसमें कि ये था कि जैसे ये चाबहार है, ये ईरान है और ये अफ़गानिस्तान है, ऐसे समझ लें। तो ये चाबहार है
तो चाबहार से यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे डेलाराम जरंज हाईवे ऐसे। इसकी कनेक्टिविटी होगी, ये ईरान होगा और ये अफ़गानिस्तान, और इंडिया तो है ही। तो इंडिया ने ये ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन करी कि ऐसे कनेक्टिविटी होगी, और इससे क्या होगा कि जो गुड्स हैं उनकी ट्रांसपोर्टेशन होगी, एक तो ह्यूमैनिटेरियन और दूसरा कमर्शियल। ये था। इसका हम मैप एक बार देख लेते हैं फिर से फॉर बेटर क्लैरिटी। ये देखिए, ये ईरान है और ये अफ़गानिस्तान है। तो यहाँ पे फर्दर मैं आपको दिखाता हूँ मैप में। यहाँ पे हम लिख देते हैं चाबहार टू डेलाराम जरंज। लेट्स सी व्हाट कम्स अप। ये है, ये देखिए, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये इंडिया से जाएगा चाबहार पोर्ट। ये देखिए ग्वादर पोर्ट को कैसे ऑफसेट करने के लिए चाबहार पोर्ट को बनाया गया था। और फिर उसके बाद ये यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पे जरंज, और जरंज से डेलाराम जरंज हाईवे है ये, और ऐसे काबुल। तो ऐसे अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए इसको रखा गया था और इसे ट्राइलेटरल एग्रीमेंट को साइन किया गया था। उसके बाद अब क्या होता है, इसके बाद क्या होता है कि यूएस से जो है ना बेसिकली वो ये देखता है कि ईरान से वो दूर करना चाहता है हर हाल में इंडिया को, और अपनी तिकड़ में बिठाता रहता है कि कैसे भी करके ईरान से अलग करे। तो यहाँ पे कोई बात बनती दिख रही है, फिर उसको ख़राब करने के लिए आ जाएगा। जैसे हमने देखा कि अभी आपने 2008 में देखिए कैसे यूएस खत दूर करता है ईरान से इंडिया को अपनी चालबाजियों से। अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये देखिए 2008 में फरजाद बी गैस फील्ड ये डिस्कवर कर दिया इंडिया ने, ईरान की हेल्प करी। अब यहाँ पे इंडिया को ये मिलने थे, लेकिन 2008 में ये चीज़ हुई है। तो 2009 में यूएसए ने क्या किया, इंडिया पे दबाव बनाया कि भाई हम सिविलियन न्यूक्लियर डील आपके लिए कर रहे हैं, आपकी न्यूक्लियर आइसोलेशन ख़त्म कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे ईरान के अगेंस्ट वोट करो, अगेंस्ट इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। तो इंडिया को दबाव में आके ईरान के अगेंस्ट वोट करना पड़ा। अब ईरान क्या सोचेगा, वो फिर ये देगा गैस इसको। फिर उसने गैस दी भी नहीं, ये वाली जो फरजाद बी की गैस है उसने कह दिया कि हम आपको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं देंगे इंडिया, और ईरान ने उसको ऑक्शन पे डाला और फाइनली वो गैसप्रॉम, रशिया की गैसप्रॉम कंपनी को मिल गई। तो ये चीज़ हुई, और ऐसा ही अब हम आगे भी देखेंगे कि फर्दर आगे क्या होता है। जैसे कोई बात बनती दिख रही है यहाँ पे 2016 में मोदी जी ट्राइलेटरल एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं, तो 2017 में ही अमेरिका को ये बात गले से नहीं उतर रही थी, तो उसने 2017 में यूएसए ने क्या किया, 2017 में यूएसए ने वार्निंग दी। अब 2017 में ट्रंप आ चुके हैं, ट्रंप 2016 में आ गए थे, तो 2017 में उन्होंने वार्निंग दी ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट चाबहार एंड ऑयल फ्रॉम ईरान
और वेनेजुएला, ये चीज़ हुई। और 2018 में ट्रंप ने इट मूव्ड आउट ऑफ यूनिलेटरली जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। ये जो अभी न्यूक्लियर टॉक्स चल रही थी ना, उससे बाहर आ गया ट्रंप, यूएसए। और 2 फ्रेश राउंड्स ऑफ सैंक्शंस लगा दिए ऑन ईरान। अब ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दिए, तो सैंक्शंस लगा दिए, इसके बाद फिर मजबूरन 2019 में इंडिया को ईरान से जो ऑयल था उसमें लेना बंद करना पड़ा। यहाँ पे गौरतलब हो कि इस वक्त तक इंडिया की जो 10% ऑयल आ रहा था वो ईरान से आ रहा था, लेकिन अब इंडिया को 2019 में ये ऑयल लेना बंद करना पड़ा, ये चीज़ हुई। और 2017 में जो ये वार्निंग हुई थी सैंक्शंस की, चाबहार और इस चाबहार में कुछ भी अगर डेवलपमेंट होगी या फिर ऑयल अगर ईरान या वेनेजुएला से लिया जाएगा तो उन चीज़ों को लेके, तो यहाँ पे और भी कुछ हुआ था। वो ये था कि 2017 में ही अयातुल्ला खमैनी, इन्होंने ये कहा था कि कश्मीर इज एन ऑप्रेस्ड नेशन। कश्मीर को एक अलग ही नेशन बोल दिया और ऑप्रेस्ड भी कह दिया, ऐसा अयातुल्ला खमैनी ने कहा। मतलब 2016 में आप देख रहे हैं कि कैसे बात बन रही है। और ये ट्रंप तो ट्रंप, यूएसए तो यूएसए, खमैनी भी कम नहीं है, ये भी मतलब पूरा अपना उत्पात मचाने पे उतरे हुए हैं कि किसी तरह से मतलब खराब रिश्ते ख़राब करने की बात चल रही है। और क्यों चल रही है इसको हम अभी आगे देखेंगे कि कैसा क्यों किया है इन्होंने। और फिर 2018 में जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से बाहर आ गया यूएस से बाहर आ गया, लेकिन जो बाकी पार्टनर्स थे उन्होंने वियना कॉन्फ्रेंस के तहत इसको कंटिन्यू रखा। और इसमें कौन आते हैं? यूके, फ्रांस, जर्मनी, इन्होंने रखा। इनका रीज़न क्या था? ये चाहते थे कि भी ईरान और मिडिल ईस्ट, बेसिकली मिडिल ईस्ट में स्टेबिलिटी चाहते थे ये, क्योंकि इनका तो एडजेसेंट है ना बिल्कुल यूरोप से मिडिल ईस्ट, तो इसलिए ये स्टेबिलिटी के लिए इन्होंने कहा कि भी नहीं, ये जारी रहनी चाहिए बातें। और इसीलिए खैर अब 2019 में ईरान से ऑयल लेना बंद कर दिया, बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, 10% से 0% पे आ गए हम लोग। उसके बाद 2019 में ही खमैनी ने फिर एक और चीज़ बोली। 2019 में क्या हुआ था कि आर्टिकल 370 और 35A इनको एब्रोगेट कर दिया था कश्मीर से। तो खमैनी ने इनको कहा अगली एक्ट। और इस दौरान क्या था कि जो मोदी जी हैं was in Israel at this time। तो अयातुल्ला खमैनी ने इस तरह से अगली एक्ट कहा था इसे, और कहा था कि भाई इंडिया should have a just policy। with respect to
कश्मीर। मतलब प्रोवोक करने से बाज नहीं आ रहे हैं, ये सारी चीज़ चल रही हैं। अब वापस से अब हम वापस आते हैं 2019 में। 2019 में इंडिया ने ईरान से ऑयल लेना बंद कर दिया। तो बदले में ईरान ने फिर एक चीज़ और करी कि भाई चाबहार जो है ना, वहाँ पे उसका जो रेलवे कंपोनेंट था जो इंडिया को डेवलप करना था, वो मना कर दिया, कहते भाई इंडिया नहीं बनाएगा अब इसे। अब इंडिया नहीं बनाएगा तो फिर कौन बनाएगा? ईरान खुद बनाएगा। पहले ये एग्री हुआ था कि इंडिया इस रेलवे कंपोनेंट को बनाएगा ताकि चाबहार से लेके डेलाराम जरंज और उसके बाद फिर INSTC यहाँ के लिए जो रेलवे वगैरह के जो भी रहेंगी लाइंस, वो इंडिया डालेगा, उसे जल्दी जल्दी करेगा, इंडिया को काम भी मिलेगा और फ़ायदे में भी रहेगा, उसे रेवेन्यू भी जनरेट होगा और जल्दी बनेगा। ये सारी चीज़ें थी। लेकिन ईरान ने जो रीज़न यहाँ पे कोट किया, रीज़न यहाँ पे ये साइट किया कि अनड्यू डिले, इनऑर्डिनेट डिले ऑन द पार्ट ऑफ इंडिया। लेकिन डिले क्यों था? डिले जो था, इसको अगर हम देखें तो वो इसलिए था कि इंडिया को सप्लायर्स ही नहीं मिल रहे थे। सप्लायर्स ही नहीं मिल रहे इंडिया को, इंश्योरर्स ही नहीं मिल रहे इंडिया को। क्योंकि कोई भी अगर इंश्योरेंस देगा, कोई भी अगर सप्लाई करेगा तो उसके ऊपर सैंक्शन लग जाएंगे। तो फिर कौन खतरा मोल लेगा ऐसी संगीन जगह पे काम करने का कि अगर वहाँ पे काम करेंगे तो उनकी कंपनी ही बंद हो जाएगी, उससे फिर दूसरी कोई और कंपनी जहाँ पे प्रॉफिटेबल एक उन्हें बिजनेस मिल सकता है, वहाँ पे उनके प्रॉस्पेक्ट्स ही बंद हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो फिर इसलिए इंडिया डिले कर रहा था। और दूसरा, इंडिया को डर भी लग रहा था इस बात का कि भाई चाबहार पे जो है वो उन्होंने कह दिया है कि अगर वहाँ पे कुछ भी काम होता है तो आप उस खतरे से इम्यून नहीं हैं कि आप पे सैंक्शंस लगें, तो सैंक्शंस लग सकते हैं। तो वो भी था। अब इंडिया ने यहाँ पे एक एक्सेप्शन ले ली थी, फिर भी ले ली थी चाबहार में, और वो एक्सेप्शन ये थी कि अगर आप पिछले पेज पे देखें तो वो एक्सेप्शन ये थी कि इंडिया ने ये कहा कि ये जो चाबहार पोर्ट बनेगा 2016 वाला, मैंने आपको बताया था कि ट्राइलेटरल एग्रीमेंट हुई थी, तो इसमें ये चीज़ एग्री हुई थी दोनों के बीच में। यूएस से ये एक्सेप्शन ले ली गई थी कि ह्यूमैनिटेरियन जो असिस्टेंस दी जाएगी, गुड्स दिए जाएंगे, तो इस कारण से आप इसको वेवर दे दो। तो इंडिया को एक यहाँ पे हम कहेंगे कि एक्सेप्शन मिल गई थी चाबहार के केस में, बिकॉज ऑफ ह्यूमैनिटेरियन गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए। और इसका हमने देखा भी था फिर कि जब कोविड एरा हुई 2019 ऑनवर्ड्स, कोविड उस एरा में वीट और पल्सेस ये एज ह्यूमैनिटेरियन एड अफ़गानिस्तान में इंडिया ने ईरान के रास्ते पहुंचाए थे। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमने मैप देखा था। तो ये यहाँ पे ईरान में पहुँचेंगे और ईरान से फिर अफ़गानिस्तान पहुँच जाएंगे। तो ये इंडिया ने करा भी था और यही चीज़ है। तो इसमें एक्सेप्शन मिली थी इंडिया को। लेकिन अब यूएस से इस मूड में नहीं था कि वो और ज़्यादा एक्सेप्शन देगा। अब फ़िलहाल जो चल रहा है वो इंडिया, अब यूएसए की दूसरी पॉलिसी चल रही है, हम उस पॉलिसी की बात करेंगे। वो पॉलिसी जो है वो है मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी, के हर तरह से
ईरान के ऊपर प्रेशर डाला जाए ताकि उसकी इकोनॉमी जो है वो कोलैप्स हो जाए, आईसीयू में चली जाए। आईसीयू मैंने आपको बताया था कि इन्फ्लेशन, करेंसी की वैल्यू एकदम गिर जाएगी और अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारा। और ये मैक्सिमम प्रेशर कैसे होगा? ये था कि भाई सिर्फ और सिर्फ उसके जो न्यूक्लियर एक्टिविटीज़ होंगी उनके ऊपर नहीं सैंक्शन लगाया जाएगा, उनकी प्रत्येक एक्टिविटी के ऊपर सैंक्शन लगाया जाएगा, चाहे वो ह्यूमन राइट्स की बात हो, चाहे वायलेशन की, चाहे वो टेररिज्म की बात हो, ये सारा। तो इस तरह से था। और अब हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि 2020 में चाइना ये आ गया था ईरान के पास, और इसने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप साइन करी ईरान के साथ, जिसके तहत फॉर द नेक्स्ट 25 ईयर्स ये $400 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे ईरान के पेट्रोकेमिकल सेक्टर में। पेट्रोकेमिकल का मतलब आप समझ जाएं कि जो हाइड्रोकार्बन्स हैं, ऑयल है, गैस है, वहाँ पे, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेंगे। और इसका जो प्रभाव होगा वो ये होगा कि ईरान से चाइना को ऑयल मिलता रहेगा फॉर 25 ईयर्स निर्बाध रूप से, बिना किसी रोक टोक के। बाकी हमें ये पता ही है कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है चाइना का, उसका ऑलरेडी पार्ट है ईरान। ब्रिक्स, हमें पता है कि 2024 में चाइना ने ईरान को भी ब्रिक्स ज्वाइन करा दिया है। तो हमने देखा था कि केज़न में ब्रिक्स समिट हुई थी, वहाँ पे मोदी जी भी मिले थे ईरान के राष्ट्रपति से। और उससे पहले शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको 2022-23 में ईरान को ज्वाइन करा दिया गया था। अब यहाँ पे शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ब्रिक्स, तो ये आप देखिए यहाँ पे रशिया भी आ जाता है। तो बेसिकली ईरान के साथ यहाँ पे चाइना आ गया है और रशिया आ गया है। इन्हें मल्टीलेटरल जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ब्रिक्स और SCO, इसका मेंबर बनवा दिया है। फिर यही नहीं है, यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान जो है, यहाँ पे इनकी रेगुलर जॉइंट ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज भी होती है तीनों देशों की। तो इस तरह से चाइना और रशिया जो है, इनका एक एक्सेस बन चुका है। और USA जो है वो चाह के भी ईरान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमने सीरिया के केस में देख लिया, उसकी और परिस्थितियाँ थी, उसके बारे में जब हम डिस्कस करेंगे तब देखेंगे उस चीज़ को। लेकिन यहाँ पे सिर्फ इतना है कि वहाँ पे कोई बहुत उस तरीके की एग्रीमेंट्स नहीं थी और वहाँ के डायनेमिक्स अलग थे। उसके बाद यहाँ पे ईरान डायरेक्टली अगर उसके इंटरेस्ट्स को कोई वायोलेट करता है, उनको हार्म पहुँचाता है, तो डायरेक्ट ईरान हैज़ द राइट टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ आ जाती है। और इसके बाद फिर हम यहाँ पे आगे आते हैं। तो आगे हम देखेंगे अब 2020 में अयातुल्ला ख़ुमैनी ने एक चीज़ और एक खुरापात करी। इन्होंने, खामेनेई ने ये कहा कि भी इन इंडिया मुस्लिम्स
आर बीइंग मैसेकर्ड। इन्होंने 2024 में भी एक बात बोली थी, उसको हम देखेंगे, लेकिन अब इससे पहले हम देखते हैं कुछ डेवलपमेंट्स। 2022 में हमने देखा कि इंडिया के मिनिस्टर ऑफ वाटरवेज, शिपिंग एंड पोर्ट्स सर्बानंद सोनोवाल, यहाँ पे हम मिनिस्टर ऑफ वाटरवेज, शिपिंग एंड पोर्ट्स, ये ईरान गए थे। इन्होंने MOU साइन करा था एक, और 2024 में नितिन गडकरी जी और सर्बानंद सोनोवाल, यही मिनिस्टर अगेन, यही वाले, नितिन गडकरी और सर्बानंद सोनोवाल ये गए। तो ये MOU साइन हुए थे, एक तो ये MOU और एक दूसरा MOU। यहाँ पे जो MOU था ईरान के साथ वो अलग था, ये था चाबहार की डेवलपमेंट को लेके, और जो ये MOU था ये था रिकॉग्निशन ऑफ द सर्टिफिकेट ऑफ कंपिटेंस ऑफ लॉन्ग रेंज, लॉन्ग टर्म डिस्टेंस voyages between इंडिया एंड ईरान। इसको एक्नॉलेज किया गया कि भाई इंडिया जो है वो ऑपरेट कर सकता है, ईरान और इंडिया के बीच में सही से ऑपरेट हो सकते हैं जो वॉयजेस हैं वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए। और ये चाबहार की डेवलपमेंट के लिए बात हुई थी। तो यहाँ पे ये चीज़ एग्री की गई कि भाई इंडिया 120 मिलियन इन्वेस्ट करेगा फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाबहार पोर्ट, और लाइन ऑफ क्रेडिट देगा एक ईरान को 250 मिलियन, अगेन 250 मिलियन डॉलर्स की ये चीज़ है। अब यहाँ पे 2024 में हम बता रहे थे कि जब भी कुछ अच्छा शुभ काम हो रहा होता है तो अयातुल्ला खुमैनी कुछ खुरापात मचा देते हैं। तो खुमैनी ने फिर से ये कहा कि भाई इंडिया जो है, यहाँ खुमैनी इन्होंने कहा कि इंडिया इज़ सिमिलर टू म्यांमार एंड गाज़ा। वहाँ पे जैसे मुस्लिमों का नरसंहार हो रहा है, गाज़ा में इज़राइल मुस्लिम्स को मार रहा है, वहाँ पे हमास है तो वो हमास उन्हीं का प्रॉक्सी है जो ऑपरेट कर रहा है, ईरान का प्रॉक्सी ऑपरेट कर रहा है गाज़ा में। और म्यांमार में जैसे रोहिंग्या मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहाँ की बुद्धिस्ट जो मेजॉरिटी है उनके द्वारा। तो इन बातों की उन्होंने कहा, इंडिया की तुलना उसी से कर दी कि भाई यहाँ पे इंडिया में माइनॉरिटीज़ के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। लेकिन इस बार इंडिया ने यहाँ पे कड़ी प्रतिक्रिया अपनी जाहिर करी, और इंडिया ने यहाँ पे यही कहा कि इस तरह की जो बातें हैं उससे बचना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इंडिया इज़ अ प्लूरल सोसाइटी एंड इंडिया अपहोल्ड्स द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एंड ह्यूमन राइट्स ऑफ एवरी सिंगल पर्सन, एवरी सिंगल सिटीजन, एवरी सिंगल पर्सन। तो इस तरह की कोई नहीं, और अपने गिरेबान में खुद झांक के देखें पहले, क्योंकि अगर हम माशा अमीनी की बात करें तो माशा अमीनी का केस हमें पता है कि उन्होंने अपनी राइट्स को असर्ट करने की कोशिश करी तो वो गायब हो गई। कोई अगर वहाँ पे अपना हिजाब उतार देता है, बाल अपने खोल लेता है, तो उस महिला को गायब कर दिया जाता है। वहाँ की यूनिवर्सिटी में हमने देखा था, अभी एक पिछले साल ही बात हुई थी 2024 में ही, तो वहाँ पे हमने यूनिवर्सिटी में देखा कि एक फीमेल स्टूडेंट सेमी न्यूड होके, और फिर उसके बाद वो पूरे कैंपस में
अपना वो बाहर निकल आई थी, उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे, बेसिकली अंडर गारमेंट्स में वो बाहर आ गई थी। तो ऐसा उसने किया था। बाद में ये बोल दिया गया कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी या जो भी था, लेकिन ऐसा जो संकेत मिलते हैं वो सारे यही मिलते हैं कि भाई वहाँ के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा तंग हैं और अपने जो उनका जो घुटन महसूस कर रहे हैं तो उससे आज़ादी चाहते हैं, और उसी के लिए वो इस तरह के रोष प्रदर्शन, हम इसे कह सकते हैं कि रोष प्रदर्शन में वो इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो इस तरह की बात है। अभी जो इन्फ्लुएंस निकल के आती है वो ये है कि इंडिया ईरान रिलेशंस they are affected to a great extent by the shadow of the US ईरान रिलेशंस। अगर हम एग्जांपल देखें तो हम देखेंगे कि 2008 में फरजाद गैस फील्ड इंडिया ने करी वो एक्सप्लोर डिस्कवर, लेकिन बाद में 2009 में इंडिया ने वोट कर दिया अगेंस्ट ईरान। तो ये जो गैस थी ये इंडिया को नहीं मिली, ये मिल गई रशिया को। उसके बाद हम बात करें 2016 के चाबहार एग्रीमेंट की, तो यहाँ पे भी इंडिया ने साइन करा ये ट्राइलेटरल एमओयू बिटवीन इंडिया, ईरान एंड अफगानिस्तान, लेकिन 2017 में ही यूएसए ने वार्निंग दे दी और 2018 में उसने JCPOA जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन से वो बाहर आ गया यूएसए, और सैंक्शंस लगा दिए। और जो सैंक्शंस लगाए तो उसमें चाबहार के ऊपर जो सैंक्शंस थे उनसे तो एक्सेप्शन ले ली इंडिया ने, जैसे मैंने आपको अभी पहले बताया, लेकिन ऑयल इंडिया ने पूरी तरह से बंद कर दिया। अब इंडिया ने ऑयल बंद किया तो ईरान ने क्या किया इसमें? ईरान ने कहा तुम ऑयल नहीं ले रहे ना, ठीक है तुम एक काम करो, तुम रेलवे लाइन जो बनानी है ना वो भी मत बनाओ, तुम रेल कंपोनेंट है वो भी हम खुद बना लेंगे। ये था, उसके रीज़न भी हमने डिस्कस करे। तो ये सारी, तो ये हो रहा है कि रिलेशन ठीक होने का नाम लेते हैं लेकिन उसमें यूएस अपनी शैडो कास्ट कर देता है। ये ठीक उस तरह से है जैसे S-400 की हम बात करें तो S-400 इंडिया ने ख़रीदा, लेकिन जैसे इंडिया ने S-400 लिया तो उसके ऊपर काटसा काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सिक्योरिटी एक्ट ये नहीं लगा इंडिया के ऊपर, लेकिन टर्की ने S-400 लिया तो उसके ऊपर लग गया, चाइना ने लिया तो उसके ऊपर लग गया, इंडिया के ऊपर नहीं लग पाया। तो इंडिया कुछ हद तक नेगोशिएट कर सकता है। यहाँ से ये दिखता है कि इंडिया हैज़ द नेगोशिएटिंग कैपेसिटी एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न्ड, एज फार एज यूएसए इज कंसर्न्ड। तो यहाँ से इन्फ्रेंस एक ये भी निकल के आता है कि इंडिया हैज़ द नेगोशिएटिंग कैपेसिटी एंड क्लाउट। हम यहाँ पे S-400 की बात कर सकते हैं, चाबहार की बात कर सकते हैं, और इनके कारण ही इंडिया, यही इंडिया की सॉफ्ट पावर भी हम कह सकते हैं। क्योंकि अब अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये सवाल उठता है कि जो इंडिया और ईरान के रिश्ते हैं, यहाँ पे हमें ये देखना होगा कि चाइना ने ईरान के लिए एक 2020 में एक उसके सामने प्रपोजल रखा और उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप इस्टेब्लिश हो चुकी है चाइना और ईरान के बीच में। तो 400 बिलियन US डॉलर्स इतने इन्वेस्ट करेगा, 300 to 400 बिलियंस का है तो 400 बिलियन डॉलर हम उसे मान लेते हैं कि 400 बिलियन डॉलर पेट्रोकेमिकल सेक्टर में इन्वेस्ट करेगा चाइना ईरान के।
तो अब क्या इंडिया compete कर सकता है चाइना के साथ? क्या इंडिया को compete करना चाहिए? तो इंडिया ने क्या किया 2024 में? हमने देखा कि 120 मिलियन US डॉलर हमने चाबहार में लगाए, फिर 250 मिलियन डॉलर ये हमने लाइन ऑफ क्रेडिट देने की बात करी। लेकिन ये कहाँ स्टैंड करते हैं इस 400 बिलियन डॉलर के आगे? हमारी तो मिलियन में बात हो रही है, वहाँ पे बिलियन में बात हो रही है। तो आप देख लीजिए कितने ज़ीरो हैं यहाँ पे। यहाँ पूरा 1000 टाइम्स मोर है, मिलियन से 1000 टाइम्स मोर होता है बिलियन, और यहाँ पे 120 मिलियन है और 400 बिलियन डॉलर की बात है। तो हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है। तो हम क्या, अब इससे यहाँ पे ये बात निकल के आती है कि हम compete करें चाइना के साथ? तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि compete तो हम नहीं कर सकते। फिर क्या करें? हम करें तो करें क्या, और जाएं तो जाएं कहाँ? यहाँ पे ये सवाल उठता है। हमने एक इन्फ्रेंस निकाली, और वो इन्फ्रेंस ये निकली है इंडिया ईरान रिलेशंस को लेके कि इंडिया ईरान रिलेशंस जो हैं उस पे हमेशा एक परछाई मंडराती रहती है US और ईरान रिलेशंस की। US और ईरान रिलेशंस जिस दिशा में जाते हैं वो अपना प्रभाव इंडिया ईरान रिलेशंस पे छोड़ते हैं। ऐसा अगर हम देखें तो हम 1953 से लेकर 1979 तक उस दौर में देख सकते हैं कि US वॉज द लीडर ऑफ द कैपिटलिस्ट ब्लॉक, और उस कैपिटलिस्ट ब्लॉक में ईरान भी शामिल था शाह रज़ा पहलवी के लीडरशिप में। उसके बाद जब इस्लामिक रेवोल्यूशन आया, उसके बाद हमने देखा कि ईरान का, क्योंकि इंडिया की इराक के साथ क्लोजनेस थी, तो 1980 से 88 तक हमारा जो रहा वो इराक के साथ हमारी क्लोजनेस रही। अगर हम उसको देखें तो यहाँ पे 1953 टू 1979 इंडिया का जो रहा वो कोल्ड वॉर, और ईरान इक्वल्स टू US एलाई, हमें पता है ये चीज़। 1980 से 88 इसमें इराक ईरान वॉर, तो इंडिया इराक के सपोर्ट में था। और उसके बाद हमने देखा 1989 से जब हम शुरू करते हैं और उससे लेके आज तक, तब हमारा इंडिया के रिलेशंस में कुछ ट्रैक्शन हमें देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पे हमेशा से ही ये जो रिलेशंस हैं इंडिया ईरान के, इट इज़ अफेक्टेड टू अ ग्रेट एक्सटेंट बाय US ईरान रिलेशंस, ये चीज़ है। और यहाँ पे जो USA है, USA बिल्कुल नहीं चाहता कि इंडिया ईरान के साथ रहे, इंडिया ईरान की क्लोजनेस बढ़े, क्योंकि इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर US से, जैसे हमने बताया इंडिया US रिलेशंस में, और ख़ास तौर पे मार्केट जो पोटेंशियल है इंडिया का, वो सबसे बड़ी बात है। इमर्जिंग इकॉनमी, मार्केट पोटेंशियल, तो उसके कारण, और जो परचेजिंग पावर पैरिटी है, जो एक मिडिल क्लास है जो कि परचेज़ कर सकती है US गुड्स को, तो वो सबसे बड़ा रीज़न है। तो इसलिए US इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, मोर सो अंडर डोनाल्ड ट्रम्प हु इज़ अ ग्रेट बिजनेसमैन। तो वो वाली चीज़ है। अब JD वांस आए हुए हैं, ये हमें पता ही है, तो वो उसी चीज़ को करने आए हैं। अभी हम 22 अप्रैल है आज, तो आज हमें पता है कि JD वांस कल आए थे यहाँ पे इंडिया में 21 अप्रैल को, और वो मोदी जी से मिले हैं, और उनकी यही बात चल रही है कि भाई किस तरह से जो 90 डेज़ का एक मॉरेटोरियम लगा है, पॉज मिला है इसको, टैरिफ जो लागू होगा सब देशों पे, तो जो बेस लाइन 10% टैरिफ लगा है सिर्फ अभी इंडिया पे, तो इसी दौर में, इसी दौरान जो एक रेसिप्रोकल टैरिफ है, रिटेलिएटरी टैरिफ है, इन सब बातों को साइड में करके एक टैरिफ डील, एक बिजनेस ट्रेड डील जो कि विन विन सिचुएशन हो दोनों पार्टीज़ के लिए, उसमें वो लगे हुए हैं। अब इसमें वो ईरान को बिल्कुल दूर कर दें, इंडिया को बिल्कुल ईरान से दूर कर देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे बात क्या होती है कि ईरान जो है, इंडिया अगर ईरान के पास जाता है तो ईरान के पास जाने से क्या होगा कि अगर आप एग्ज़ाम्पल लें चाबहार का, हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं,
कि अगर हम चाबहार का एग्जांपल लें, चाबहार, अगर इंडिया यहाँ जाता है तो इंडिया को क्या मिलेगा? एक तो ईरान मिलेगा, ठीक है, दूसरा यहाँ पे उसे अफ़गानिस्तान मिलेगा, और उसके बाद ऊपर जाएगा तो उसे वहाँ पे रशिया मिलेगा। यहाँ पे तो इसका हमने देखा था कि 2016 में इनके बीच में डील हुई थी, और ये तो 2000 में ही एक अंडरस्टैंडिंग बन गई थी रशिया ईरान के साथ, नॉर्थ साउथ, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर, इस तरह करके। तो अब यहाँ पे यूएसए wants to kill two birds with one stone। यहाँ पे अगर ईरान के साथ रिलेशंस चाबहार को फेल करते हैं तो ईरान भी गया इंडिया के पास से, और रशिया भी गया, और अफ़गानिस्तान से अब उसको कोई ज़्यादा कुछ लेना देना है नहीं, क्योंकि अफ़गानिस्तान में यूएस नो लॉन्गर देयर। हालांकि अभी 2 दिन पहले ही ये खबर आई है कि जो अफ़गानिस्तान का बगराम बेस है उसको फिर से डोनाल्ड ट्रंप जो है बगराम बेस को ले लेंगे तालिबान से। अब तालिबान देगा या नहीं देगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन बगराम बेस में ये है कि भाई जो CIA के चीफ हैं वो, और जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट है वो वहाँ पे लैंड कर गया है। ये चीज़ इस बात की पुष्टि हो चुकी है और न्यूज़ सोर्सेज से, और वहाँ पे देखते हैं अब आगे क्या डायनेमिक्स होता है। ट्रंप है तो कुछ भी हो सकता है, तो ये ट्रंप की सारी कारस्तानी है, उसकी विम्स और फैंसीज के अनुसार ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये है रीज़न। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि यूएस से इंडिया को ईरान के पास नहीं जाने देगा, लेकिन हमने देखा कि इंडिया का एक सॉफ्ट पावर है, उसकी एक नेगोशिएटिंग कैपेसिटी है। वो हम उसके 2 एग्जांपल्स लेंगे यहाँ पे, एक तो चाबहार वाला और एक हम लेंगे उसका S-400 वाला। S-400 जब इंडिया ने ख़रीदा रशिया से तो उसके ऊपर काटसा अमेरिका नहीं लगा पाया, लेकिन जब टर्की ने ख़रीदा, चाइना ने ख़रीदा, तो इनके ऊपर काटसा लगाया यूएसए ने। तो ये इंडिया की नेगोशिएटिंग पावर है, और इसी को हम सॉफ्ट पावर भी कह सकते हैं। और चाबहार में भी उसने, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, तो चाबहार में भी रिलैक्सेशन ले चुका है इंडिया, और उसने यही कहा है कि भाई ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे अगर यहाँ पे ऐसा होता है कि अफ़गानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड पहुँचाना है तो उसमें इंडिया को कंसेशन मिलनी चाहिए। और चाबहार के केस में एक एक्सेप्शन लागू हो गई थी, और वो इंडिया ने वहाँ पे, हमने देखा कि कोविड के दौरान वहाँ पे वीट और पल्सेस भेजे भी थे। तो ये इंडिया की नेगोशिएटिंग कैपेसिटी है जो यहाँ पे हाईलाइट होती है। अब इसी कंटेक्स्ट में अगर हम आगे बढ़ें तो आगे हम देखेंगे कि जैसे चाइना है, चाइना ने यहाँ पे 2020 में चाइना ने ईरान से ये कहलवाया कि इंडिया इज़ नॉट अ रिलायबल पार्टनर। अब रिलायबल क्यों नहीं है, उसका एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें तो वो 2008 का आप देख सकते हैं, फरजाद गैस फील्ड के केस में क्या हुआ था, क्या इंडिया ने 2009 में उसके अगेंस्ट वोट कर दिया था, कैसे यूएसए करवाता है ये सब। फिर उसके बाद 2016 में हमने चाबहार साइन किया MOU, लेकिन उसके बाद
19 में हमने ऑयल लेना बंद ही कर दिया बिल्कुल। तो ये चीज़ें हैं, इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई इंडिया कभी भी बैकआउट कर जाता है, कभी भी धोखा देता है, इंडिया इज़ नॉट रिलायबल। तो वो चाइना पे रिलाई कर रहा है। और चाइना पे क्यों रिलाई कर रहा है? क्योंकि चाइना ने, हमने अभी देखा कि $400 बिलियन इन्वेस्ट करने की घोषणा करी है, और वो कर रहे हैं पेट्रोकेमिकल सेक्टर में। ये चीज़ चल रही है। बदले में ये भी हुआ है कि चाबहार जो है, चाबहार इससे 350 किलोमीटर्स दूर एक दूसरा पोर्ट है, बंदर ए जस्क। ये चाइना को ऑफर कर दिया है ईरान ने। तो यहाँ से चाबहार का जो एडवांटेज था वो तो ऑफसेट हो गया, ईरान ने कर दिया ऑफसेट। और ये किसने करवाया? यही पॉलिटिक्स से चल रहा है ये सब। अब यहाँ पे इंडिया को क्या करना चाहिए? इंडिया ने 2024 में जैसे MOU साइन करा चाबहार के लिए, इसकी डेवलपमेंट के लिए इंडिया ने $120 मिलियन और $250 मिलियन ये कमिट करे। इतने तो वो डेवलपमेंट में लगाएगा और इतने वो लाइन ऑफ क्रेडिट देगा। तो क्या ये $400 बिलियन के आगे कहीं पे स्टैंड करते हैं? अगर हम यहाँ पे देखें कि चाइना यहाँ पे दे रहा है $400 बिलियन और हम यहाँ पे दे रहे हैं $120 मिलियन, $250 मिलियन। तो हम तो मिलियन में हैं, वो बिलियन में, हमसे पहले 1000 गुना ज़्यादा हैं। और यहाँ पे 120 और 250 मिला के 400 भी नहीं बनते, वो उससे भी ज़्यादा है, 400 है ये। तो ये सारी चीज़ है। बेसिकली हमसे पहले ही 1000 गुना ज़्यादा चाइना वहाँ पे दे रहा है। तो यहाँ पे इन्फ्रेंस ये निकल के आती है कि इंडिया आउटस्मार्ट नहीं कर सकता चाइना को एज फार एज इकोनॉमिक एंगेजमेंट इज कंसर्न। तो फिर इंडिया के पास ऑप्शन क्या है? बैकआउट कर जाए, छोड़ दे, अबैंडन कर दे पूरी तरह से ईरान को? वो भी नहीं कर सकता, क्योंकि इंडिया के लिए ईरान बहुत इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन इंडिया बैकआउट, नो। वाई? ईरान is important. The importance of Iran is manifold. और वो जो इम्पोर्टेंस है वो यही है कि अगर हम बात करें वेस्ट एशिया पॉलिसी की, ईरान एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सिक्योरिटी पॉइंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एनर्जी के लिए तो हम और भी सोर्सेज हैं, रशिया से ले लेंगे, यूएस से ले लेंगे, और हमारे पास सऊदी अरेबिया है, सब है, यहाँ से ले रहे हैं। नो डाउट ईरान से सस्ता मिल रहा था हमें, लेकिन ठीक है, एनर्जी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास डाइवर्सिफाइड सोर्सेज हैं। लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे हम देखते हैं कि पाकिस्तान के क्या है कि जैसे वेस्ट एशिया पॉलिसी हो गई, फिर उसके बाद अगर चाइना, ईरान, पाकिस्तान, ये ट्रायंगल बन गया, तो क्या इंडिया को बनने देना चाहिए? ईरान, पाकिस्तान, इसको एक सिंगल स्ट्रैटेजिक स्पेस
तो नहीं बनने दे सकते। सिंगल स्ट्रेटेजिक स्पेस कैसे बनने दे सकते हैं हम यहाँ पे ईरान और पाकिस्तान को। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब वेस्ट एशिया पॉलिसी की अगर हम बात करें तो वेस्ट एशिया पॉलिसी में ये है, क्योंकि चाइना ईरान पाकिस्तान ट्रायंगल की यहाँ पे ये बात आती है कि यहाँ पे खामेनेई फैक्टर को अगर हम देखें तो खामेनेई जो इंडिया के अगेंस्ट इन्होंने बोला है बार बार, जो हमने देखा कि 2017 में इन्होंने बोला था, 2019 में बोला था, 2020 में और 2024 में कहा कि भाई कश्मीर के ऊपर बोला था इज़ एन ऑपरेस्ड नेशन। उसके बाद यहाँ पे कहा था कि 370-35A इसके अगेंस्ट बोला था। उसके बाद मुस्लिम्स मैसेकर हो रहा है यहाँ पे, ये कहा था इन्होंने इंडिया में। और इन्होंने म्यांमार और गाज़ा से हमारी तुलना कर दी थी इंडिया की। ये सारी चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें इन्होंने कही थी। अब यहाँ पे ये क्यों बोलते हैं खामेनेई, बेसिकली इसका कोई मतलब नहीं निकल के आता। ये जो बोलते हैं खुश करने के लिए बोलते हैं चाइना को और पाकिस्तान को। चाइना को किस लिए, ताकि चाइना इस तरह से इन्वेस्टमेंट करता रहे और जो मैक्सिमम प्रेशर पॉलिसी है यूएसए की इसकी इकोनॉमी को तबाह करने की ईरान की, उसको ऑफसेट कर सके चाइना, ऑफसेट करे, उसके लिए प्रेरित रहे। तो चाइना को खुश करने के लिए इंडिया की बुराई कर देते हैं ये। और पाकिस्तान को इसलिए खुश करना चाहते हैं कि भाई लीडरशिप चाहिए पाकिस्तान की। पाकिस्तान इस्लामिक वर्ल्ड की लीडरशिप पे अपना क्लेम को स्टेक करते हैं ईरान, और ईरान को फिर पाकिस्तान का साथ चाहिए क्योंकि वो एक इम्पॉर्टेंट नेशन है जहाँ तक इस्लामिक वर्ल्ड की बात है, मुस्लिम कंट्रीज़ की बात है। तो इनको खुश करने के लिए ऐसा हो जाता है। और वेस्ट एशिया पॉलिसी के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि भैया वेस्ट एशिया में अगर हम देखें तो I2U2 और IMEC ये तो ठंडे बस्ते में पड़ गए हैं। बेसिकली ये एक तरह से अभी गॉन केस है, यहाँ पे कुछ नहीं हो सकता इन द लाइट ऑफ द गाज़ा वॉर। तो गाज़ा वॉर चल रहा है, तो ये जो इंडिया, इज़राइल और UAE US इनकी एक ग्रुपिंग है साथ में काम करने की। तो UAE कैसे काम कर लेगा इज़राइल के साथ जब इज़राइल गाज़ा में इस तरह से एक नरसंहार चल रहा है सो कॉल्ड। और इंडिया मिडिल ईस्ट इज़राइल इकोनॉमिक कॉरिडोर ये भी ठंडे बस्ते में चली गई है कि मिडिल ईस्ट के साथ इज़राइल की किस तरह से एक कोऑपरेशन होगी इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए जब गाज़ा वॉर चल रहा है। जब तक गाज़ा वॉर नहीं रुकेगा, पैलेस्टाइन इशू रिजॉल्व नहीं होगा, तब तक ये चीज़ हो ही नहीं सकती है। अब्राहम अकॉर्ड की लाइट में ये उम्मीद की किरण दिखी थी, लेकिन अब ये है कि इंडिया को अपनी वेस्ट एशिया पॉलिसी के लिए ईरान के साथ अपने रिश्ते सुनिश्चित करने ही होंगे, किसी भी तरह से एक बैलेंस्ड अप्रोच रखनी ही होगी। ये है। और यूएसए का मैंने आपको बता ही दिया कि यूएसए को ये है कि एक तीर से दो शिकार होंगे। ईरान भी जाएगा इंडिया के हाथ से और रशिया भी जाएगा। ज़्यादा करीब नहीं आ पाएंगे ईरान और रशिया, क्योंकि ईरान करीब आता है तो चाबहार के थ्रू रशिया भी करीब आ जाता है INSTC से। तो इसलिए यूएसए डज नॉट हैव एनीथिंग टू डू विथ सपोर्टिंग इंडिया ईरान रिलेशंस, मोर सो ऑन चाबहार। ये है। तो अब इंडिया को यहाँ पे जो करना चाहिए, इंडिया के लिए जो एक पॉलिसी ऑप्शन बचता है वो ये है कि बैकआउट तो ना करे। इंडिया को यहाँ पे कार्व करना होगा, कार्व आउट अ स्पेस फॉर इटसेल्फ। What it can offer to Iran, ये इंडिया को देखना होगा। इसी बीच हमने देखा था कि जैसे 2020 में कुड्स चीफ कासिम सोलेमानी इनको एलिमिनेट कर दिया था। इन्हें इराक के बगदाद में
मार दिया था यूएसए ने, इजराइल ने मिलके। वैसे ही हमने देखा कि 2024 में प्रेसिडेंट ईरान के रईसी, जो इब्राहिम रईसी थे, वो एक हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी डेथ हो गई थी। ये था रईसी किल्ड इन हेलीकॉप्टर क्रैश। तो उसके बाद जो नए प्रेसिडेंट आए थे वो थे पेजेशकियान, और यहाँ पे इंडिया की तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट हैं धनखड़, मिस्टर धनखड़, ये गए थे इब्राहिम रईसी जी के फ्यूनरल में। और पेजेशकियान जो प्रेसिडेंट बने बाद में, उनसे फिर प्रधानमंत्री मोदी जी की मुलाकात हुई है। और जो इनकी मुलाकात हुई है वो हम देखेंगे कि वो हुई है केजन में, ब्रिक्स 2024 जो अक्टूबर में समिट हुई थी। अक्टूबर 2024 ये चीज़। तो यहाँ पे अब हमें देखना है कि व्हाट इंडिया कैन ऑफर टू, व्हाट इंडिया कैन ऑफर टू ईरान, जो कि चाइना नहीं दे सकता। तो इसमें अगर हम देखें कि ये हो गया ईरान, ये हो गया इंडिया, तो यहाँ से यहाँ क्या जाता है। अगर हम उस चीज़ की देखें कि इंडिया क्या देता है ईरान को, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे फार्मा सेक्टर, राइस, शुगर, टी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, ये सारा इंडिया देता है ईरान को। और ईरान से लेता क्या है, अगर हम वो देखें कि ईरान से आता क्या है इंडिया में, तो वहाँ पे आता है ग्लासवेयर और ड्राई फ्रूट्स। तो क्या ये काफ़ी है? क्या ये इतना ज़रूरी है कि वो चाइना को छोड़ देगा या इंडिया के लिए? दिस इज़ नॉट सफिशेंट। ये तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट हो गया, तो इसको आप याद रख लीजिएगा। दिस इज़ नॉट सफिशेंट टू induce Iran to give importance to India. So how can India increase its importance? The question is, how can India create its importance? Question is, Iran, how to induce Iran to give importance to India? थ्रू, क्या इसका आंसर ये है कि चाबहार में 2024 में हमने जो MOU साइन किया, जिसमें हमने कहा कि हम उसे USD 120 मिलियन USD देंगे और डेवलपमेंट के लिए, और 250 मिलियन USD की लाइन ऑफ क्रेडिट, क्या ये काफ़ी है? This is far behind. This is far behind the $400 billion. Then this answer, what is the answer then? ऐसा क्या है जो चीन के पास, जो पाकिस्तान के पास नहीं है और वो इंडिया के पास है? तो बस वही चीज़ है, इंडिया हैज़ टू फाइंड आउट व्हाट इट कैन ऑफर टू ईरान।
सो इंडिया कैन ऑफर दिस। अब हम बताते हैं कि वो क्या ऑफर कर सकता है। बेसिकली उसकी सॉफ्ट पावर अप्रोच, उसकी नेगोशिएटिंग क्लाउड कैपेसिटी, यहाँ पे हम देखें कि इंडिया अगर वो ईरान को सॉफ्ट पावर में जो भी चीज़ें हम देखेंगे यहाँ पे, उसके तहत हम देखें कि सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यहाँ पे ये है कि अगर बात आती है सोशल में, तो पॉलिटिकल ग्रुपिंग में हम देखें तो SCO हो गया, ब्रिक्स हो गया, ये रीजनल हो गया। यहाँ पे तो इंडिया का सपोर्ट है ही उसके पास, लेकिन यूनाइटेड नेशंस में जब सपोर्ट चाहिए होता है तो इंडिया का सपोर्ट बहुत क्रूशियल है। इंडिया कैन सपोर्ट ईरान एट द यूनाइटेड नेशंस। इसकी इंपॉर्टेंस हम समझ सकते हैं कि 2005 में और 2009 में जब इंडिया ने ईरान के अगेंस्ट वोट किया था तो कितना इंपॉर्टेंट था इंडिया का सपोर्ट वहाँ पे। अब हम जब से इसराइल की बात करें तो इसराइल के फेवर में कर दिया उसने जब ईरान की बात आ रही है, लेकिन इसराइल के अगेंस्ट वोट किया था जब पैलेस्टाइन का क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे इंडिया की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा हम अंडरलाइन कर सकते हैं एट UN। इकोनॉमिक में हम ये कहेंगे, सोशल में हम कहेंगे कि इंडिया की डायस्पोरा एट वर्क, डायस्पोरा हो गई। इकोनॉमिक में ये है कि इंडिया इन्वेस्ट कर सकता है। अब इन्वेस्ट कितना कर सकता है? कुछ तो कर रहा है, और कोई और कितने देश हैं वो कर रहे हैं इन्वेस्ट? सीधी सी बात है, चाइना कर रहा है तो उसके बाद इंडिया ही तो आता है, जो उसके बाद आता है चाइना है, रशिया है, और इंडिया है जो इन्वेस्ट कर रहा है। बहुत ज़्यादा देश नहीं है जो ईरान में इन्वेस्ट करने को तैयार हैं। फिर उसके बाद ट्रेड, इंडिया की जो मार्केट पोटेंशियल है वो चीज़ हो गई। इंडिया का डायस्पोरा है वो ईरान के लिए काम कर सकता है। फिर इंडिया की जो नेगोशिएटिंग पावर है, नेगोशिएटिंग कैपेसिटी, एंटी टेररिज्म, यहाँ पे हम कहेंगे जैसे कि बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान, सिस्तान बलूचिस्तान जो रीजन है जहाँ पे चाबहार है, तो वहाँ पे बलूच जो मिलिटेंट्स हैं वो सिस्तान बलूचिस्तान में करते हैं अटैक, और वहाँ पे अटैक करके पाकिस्तान में छुप जाते हैं जो विद्रोही हैं बलूच लिबरेशन आर्मी के। अब जब वो ईरान में अटैक करते हैं तो ईरान फिर पाकिस्तान के ऊपर हमला करता है, तो पाकिस्तान तो हेल्प करेगा नहीं एंटी टेरर एक्टिविटीज़ में, तो वहाँ पे इंडिया काम आ सकता है। और इंडिया पाकिस्तान की मदद नहीं करेगा, वो ईरान की मदद करेगा। तो ये एंटी टेरर हम अगर देखें तो वहाँ पे है। फिर उसके बाद अगर हम एक नज़र डालें इंडिया की और ईरान के कोस्ट लाइन पे, तो कोस्ट लाइन में यहाँ पे पायरेसी का बड़ा एक समस्या है सोमालिया की। तो एंटी पायरेसी एक्टिविटीज़ जो हैं उसको भी हम यहाँ पे ला सकते हैं कि इनकी कोऑपरेशन का एक एरिया है कि एंटी पायरेसी, एंटी टेररिज्म, एंटी पायरेसी। डायस्पोरा हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे इकोनॉमी की ये भी बात आती है कि इसकी जो इकोनॉमी है ईरान की, इसको डाइवर्सिफाई भी तो करना है। क्या सिर्फ ऑयल ही बेचेगा ईरान? चाइना को क्या चाहिए? चाइना को चाहिए सिर्फ ऑयल, पेट्रोकेमिकल्स ईरान से, तो बाकी चीज़ें भी तो ईरान बेचेगा। मान लीजिए ऑयल अगर ख़त्म हो जाता है तो हमेशा क्या ऑयल ही बेचता रहेगा? तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए इंडिया इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे अगर हम देखें
कि यहाँ पे इंडिया सुपर इम्पोर्टेंट कहाँ कहाँ हो जाता है, अगर हम उन बातों को देखें तो वो यहाँ पे कुछ इस तरह से निकल के आएंगी, जिन्हें अब यहाँ पे हम देखते हैं, जहाँ पे इंडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि अगर हम बात करें नेगोशिएटिंग कैपेसिटी की, तो नेगोशिएटिंग कैपेसिटी जो है इंडिया की, क्या इतनी नेगोशिएटिंग कैपेसिटी चाइना के पास है? चाइना के पास नहीं है, चाइना के पास नहीं है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, ये तो सारा चाइना का हो गया, और ये सारा जो बाकी का है ये पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हम देख सकते हैं कि अगर हम बात करें एंटी पायरेसी की, तो एंटी टेररिज्म की, तो पाकिस्तान यहाँ पे कोई मदद नहीं करेगा। अगर कर सकता होता तो फिर ईरान पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल हमला क्यों करता? डायस्पोरा, तो पाकिस्तान की डायस्पोरा क्या इस काबिल है कि वो किसी काम की हो ईरान के लिए? ये भी क्वेश्चन है। पाकिस्तान खुद दूसरों से पैसे मांगता फिरता है, तो वो इन्वेस्ट कहाँ से करेगा ईरान में? फिर मार्केट पोटेंशियल, पाकिस्तान की पॉपुलेशन ही कितनी है कि वो मार्केट पोटेंशियल एक्सप्लॉइट करने के योग्य हो? क्या वो ट्रेड करेगा ईरान के साथ? फिर इकनॉमी को डाइवर्सिफाई करना है, तो इकनॉमी को डाइवर्सिफाई करने का जब क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे फिर वही वाली बात है कि इकनॉमी को डाइवर्सिफाई करने के, चाइना तो सिर्फ और सिर्फ उससे इंटरेस्टेड है ऑयल लेने में, तो डाइवर्सिफाई करने के लिए चाइना नहीं दे सकता। नेगोशिएटिंग कैपेसिटी चाइना के पास नहीं है, यूएन में भी उसको इंडिया की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं, और ये फाइनली आई वुड कंक्लूड बाय सेइंग दिस कि इंडिया के पास जो ये है, दिस इज समथिंग दैट चाइना और पाकिस्तान कैनॉट ऑफर। तो यही है फाइनली, अगर हम देखें कि जो रिलेशंस हैं ईरान और इंडिया के, तो उसमें अगर हम एनालिसिस करेंगे तो इनका जो एनालिसिस निकल के आएगा वो यही है कि इट इज़ अ रिलेशन ऑफ म्यूचुअल डिपेंडेंस। ईरान needs India, so in order to ensure that it is not isolated, and India needs Iran for its balanced West Asia policy. यही चीज़ है, कोई बहुत हमारी दुश्मनी नहीं है, कोई बहुत हमारी दोस्ती नहीं है ईरान के साथ। अभी तक हमने जो भी चीज़ें देखी हैं, तो कम से कम अब इन लेक्चर्स के बाद आप इतना तो कह सकते हैं कि ईरान कोई हमारा बहुत बड़ा दोस्त नहीं है। जब तक हम समझते आते हैं, हमें जो सुनने को मिलता है, ऐसा कुछ नहीं है। इट इज़ अ रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस। इंडिया को अपनी कन्वीनियंस दिखती है तो वो ईरान के साथ खड़ा हो जाता है। इंडिया को अगर कोई खतरा दिखता है तो वो ईरान के खिलाफ वोट कर देता है, उससे ऑयल लेना बंद कर देता है। और वही चीज़ हम ईरान की तरफ से भी देखते हैं कि जब उसे कन्वीनियंट लगता है तो वो इंडिया के साथ आ जाता है। और फरजाद बी गैस फील्ड जैसे इंडिया ने 2008 में डिस्कवर करे, तो वो देखने को मिलते हैं। और जब उसको लगता है कि अब ये ऑयल देना किसे है, इंडिया वोट कर रहा है ईरान के अगेंस्ट, तो फिर ईरान जो है वो ऑयल रशिया के गैसप्रोम को दे देता है। खमैनी जो हैं वो कभी भी चाइना और पाकिस्तान को खुश करने के लिए इंडिया के अगेंस्ट जहर उगलते हैं। वो वहाँ के इस हद तक पहुँच जाते हैं कि वो ईरान को ये कहते हैं कि जो कश्मीर में टेररिस्ट हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए ईरान को। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इनके मद्देनज़र इंडिया की क्या पॉलिसी होनी चाहिए, ये भी मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है और हमारी लाइफ में भी सिर्फ यही चीज़ होती है कि देयर आर moral of the story is no permanent friends,
नो परमानेंट एनिमीज, ओनली परमानेंट इंटरेस्ट्स, ये चीज़ है। तो आशा करता हूँ कि ईरान को लेके आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, और कैसा लगा है आपको ये सेशन ये ज़रूर आप शेयर कीजिएगा। अगर अच्छा लगा है तो पॉजिटिव फीडबैक दीजिएगा, और अगर कुछ सुधारने का स्कोप है तो वो बताइएगा, उसको हम क्लास को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।